हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु में। और आज बात करेंगे ज्वालामुखी की, और ज्वालामुखी से संबंधित कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर की आपकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता दोनों में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आउटलाइन हम बना लेते हैं। तो ज्वालामुखी टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या होता है या फिर इसकी परिभाषा, ठीक है। इसके बाद ज्वालामुखी में हम पढ़ने वाले ज्वालामुखी से निर्मित पदार्थ या ज्वालामुखी के समय निकलने वाले पदार्थों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तीसरे क्रम में यहाँ पर हम देखने वाले हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण। चौथे क्रम में देखेंगे ज्वालामुखी का वितरण कहाँ पर, विश्व और भारत में। भारत में ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते, लेकिन कहाँ मिलते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ तथ्यों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। थोड़े तथ्य यानी कि कुछ 3 मार्कर पॉइंट्स यहाँ पर होंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं, क्या या परिभाषा। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए एक बार। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों से मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल कर दिया हमने। विवर या छिद्र है जिसमें क्या होता है, तप्त मैग्मा या फिर लावा पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर आता है। अब चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। ये परिभाषा एक सिंपल सी परिभाषा थी। अब बात करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं हम, ज्वालामुखीयता किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का ऊपरी सतह पर आने के बाद उसका फैलाव यानी कि कई सारे स्थानों पर उसका बिछ जाना या फैलाव, इस सभी को हम किस में शामिल करते हैं, ज्वालामुखीयता में शामिल करते हैं। उसके अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। तो परिभाषा हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह पर या आंतरिक भागों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, यानी कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति क्यों होती है। तो मैं यहाँ समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। आपने ये पृथ्वी देखी होगी, अपनी पृथ्वी है। इसकी ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपर्पटी कहलाती है। जो मध्यवर्ती परत है वो क्या है, प्रवार। और जो आंतरिक क्या है वो क्रोड है। यहाँ पर आपको पता होगा सबको, लिथोस्फीयर भूपर्पटी किस पर तैर रही है, लिथोस्फीयर, जिसे क्या कहते हैं हम, दुर्बल मंडल। इस पर क्या कर रही है, तैर रही है। तो भूपर्पटी पर भूपर्पटी के जो भूखंड है वो किस पर, लिथोस्फीयर या दुर्बल मंडल पर तैर रहे हैं। जिसके कारण क्या होता है, आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है, तापमान और दबाव बनने लगता है। प्लेट विवर्तनी के माध्यम से भी आप ज्वालामुखी को समझ सकते हैं। साथ ही जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। प्लेट विवर्तनी के बारे में भी देखेंगे, उससे कैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो यहाँ पर तापमान और दबाव में वृद्धि के कारण जो क्रूड की और प्रवार की आंतरिक चट्टानें हैं वो गलित अवस्था में आ जाती हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं, गलित अवस्था में आ जाती हैं, और उनमें दबाव लगने के कारण वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में आने लगती हैं। दबाव के कारण कहाँ आने लगती हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग में, तरल अवस्था में या गलित अवस्था में। और क्या करती हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ज्वालामुखी का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपरी भाग पर क्या करती हैं, ज्वालामुखी का इस प्रकार से निर्माण करने लगती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर दबाव बढ़ता क्यों है, तापमान क्यों बढ़ता है, दबाव क्यों बढ़ता है, इसका क्या कारण है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपको पता होगा किसकी अधिकता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या करते हैं,
तापमान में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। जब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि करते हैं, साथ ही इन चट्टानों में प्लेट विवर्तनी के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, दबाव में वृद्धि होती है, तो आंतरिक भाग की चट्टानें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आती हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। चलिए अब चर्चा करते हैं कि प्लेट विवर्तनी के माध्यम से या भूस्थिर संचलन के माध्यम से, भूस्थितिक संचलन के माध्यम से किस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आपने चट्टानें देखी होंगी, चट्टानों के भागों की बात हम कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए कोई दो प्लेटें हैं, एक प्लेट है महासागरीय और एक प्लेट है महाद्वीपीय। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें पास पास आती हैं, यानी में अभिसरण होता है, संचलन होता है, इनमें अभिसरण होता है, जब पास पास आती हैं तो क्या होता है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर छेपित हो जाती है। जब ये से ही ये दोनों टकराएंगी, ये दोनों प्लेटें क्या होगा, ये आंतरिक भाग में इसके छेपित हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से छेपित होगी और तापमान और दबाव के कारण क्या होगा, ये यहाँ पर घुलने लगेगी। किसमें घुलने लगेगी, पृथ्वी के तापमान के कारण। ठीक है, ये जो महासागरीय प्लेट जब तापमान के कारण घुलेगी यहाँ पर, तो क्या होगा, इसमें दबाव में वृद्धि हो जाएगी। दबाव में वृद्धि के कारण यहाँ पर क्या होगा, किसी एक स्थान से ये गलत चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी सतह पर निकलने का प्रयास करेंगी और इसी निकलने के प्रयास में क्या होगा, यहाँ पर एक छिद्र का निर्माण हो जाएगा, जिससे हम क्या कह रहे हैं, अभी ज्वालामुखी कह रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, प्लेट विवर्तनी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। साथ ही जो मैंने पिछले सेगमेंट में समझाया था, उसे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा के बाद कि इसमें कौन कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं, ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं या निकलते हैं या निर्मित होते हैं। तो पदार्थों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो पदार्थों में निकलता है वो है गैसें और जलवाष्प। ज्वालामुखी का जब उद्गार प्रारंभ होता है, जब ज्वालामुखी अपनी प्रथम चरण में होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उस समय गैसें और जलवाष्प मुख्य घटक होते हैं निकलने में या उद्गार होने में। गैसों के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर निकलेगा। इस तरह से आपकी 3-4 गैसें यहाँ पर निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। साथ ही निकलेगी क्या, जलवाष्प। जलवाष्प क्यों निकलेगी, क्योंकि जो आंतरिक भाग का जल होता है वो किस रूप में आता है, यहाँ पर वाष्प के रूप में तापमान के कारण हो जाता है। तो वाष्प, यहाँ जलवाष्प कितनी % निकलेगी, 60 से 70% यहाँ पर क्या निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी, जो क्या है, सर्वाधिक है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, गैसें और जलवाष्प, जिसमें जलवाष्प का प्रतिशत कितना रहेगा, 60 से 70% रहेगा, जो कि सर्वाधिक होगी, यानी कि सबसे ज्यादा पहले क्या निकलेगा, जलवाष्प और गैसें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप पर पायरोक्लास्ट या इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिया, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा यदि हम करें तो ये बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, बड़े बड़े क्या हैं, चट्टानी टुकड़े हैं, जिनका घनत्व अधिक होता है। साथ ही ये जो चट्टानी टुकड़े हैं जलवाष्प और गैसों के पश्चात निकलते हैं। किसके बाद निकलते हैं, जलवाष्प और गैसों के बाद में निकलते हैं। ये सभी क्रम से, आपको क्रम से ही लिखना पड़ेगा। पायरोक्लास्ट या ब्रेसिया, बड़े बड़े क्या है, चट्टानी टुकड़े हैं जिनका घनत्व अधिक है। इसके बाद तीसरे क्रम में, अच्छा एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर
तब तो मैग्मा या ऊपरी आंतरिक भागों में तो गलित चट्टानें बनी थी, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े क्यों निकल रहे हैं? तो ये ऊपरी जो भूपरपट्टी थी उसमें दबाव के कारण ऊपरी सतह का जो भाग था, ऊपरी स्थल भाग था, वो टूट करके यहाँ पर निकलता है चट्टानी टुकड़ों के रूप में। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ज्वालामुखी बम या टफ। तीसरे क्रम में क्या है? ज्वालामुखी बम या टफ। ये क्या होते हैं? ये भी चट्टानी टुकड़े होते हैं, लेकिन पायरोक्लास्ट या ब्रेसिया से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? पायरोक्लास्ट या ब्रेसिया से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, तो इन्हें ज्वालामुखी बम या टफ यहां पर कहते हैं। चौथे क्रम में यहां पर देखने को आपको उद्गार के रूप में मिलेगा लेपली। हाँ, लेपली। लेपली क्या होते हैं? ये भी ज्वालामुखी उद्गार के समय चट्टाने के टुकड़े होते हैं, जिनका क्या है, ये भी चट्टानी टुकड़े हैं, इनका घनत्व यहां पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक घनत्व के चट्टानी टुकड़े होते हैं। साथ ही इनके आकार की यदि बात करें तो मटर के दाने या फिर अखरोट आपने देखा होगा, खाया भी होगा, मटर के दाने या अखरोट के बराबर इनका आकार यहाँ पर होता है, तो ये लेपली यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद पांचवें क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर उद्गार होता है प्यूमिस का यहाँ पर उद्गार होता है। प्यूमिस क्या होता है? ये जो प्यूमिस है वो सबसे कम घनत्व के, जिनका घनत्व कितना होता है? पानी से कम होता है। पानी से कम होता है इनका घनत्व, ये निकलते हैं कि क्या निकलते हैं? प्यूमिस इन्हें कहते हैं। इनका घनत्व कितना होता है? पानी से कम होता है, इसलिए क्या करते हैं? पानी पर तैरते हैं। सीधी सी बात है, जिस पदार्थ का घनत्व पानी से कम होगा वो पदार्थ उस दूसरे द्रव्य या पानी पर तैरने लगता है। तो यहाँ पर प्यूमिस का आकार, घनत्व भी कम होता है, आकार भी छोटा होता है, और ये पानी पर तैरते हैं। इसलिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आपको जलाशय के ऊपरी सतह पर देखने को क्या मिल जाएगा? प्यूमिस देखने को मिल जाएंगे, ऊपरी सतह पर या फिर ज्वालामुखी के आसपास जो जलाशय है उसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें निकलती है सिंडर या राख। सिंडर या राख यहाँ पर उद्गार होती है। ज्वालामुखी राख को क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। यहाँ पर राख के रूप में आपको सल्फर देखने को मिल जाएगा, सल्फर यानी कि सल्फर देखने को मिल जाएगा राख के रूप में। और जब ये ज्वालामुखी से राख का उद्गार होता है, इस प्रकार से ज्वालामुखी से जब राख का उद्गार होता है, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ज्वालामुखी से जब राख का उद्गार होता है यहाँ पर, तो जब ये राख फूलगोभी के आकार में ऊपरी आसमान में फैल जाती है। किसके आकार में? फूलगोभी के आकार में फैल जाती है। फैलने के कारण ऊपरी जो आसमान है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है ज्वालामुखी उद्गार के समय। साथ ही ये जो ज्वालामुखी राख है कुछ समय पश्चात अपने धरातल पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? धरातल पर आ जाती है और बिछ जाती है। तो इस प्रकार से ये 5-6 तत्व यहाँ पर निकलते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व यहाँ पर निकलता है, जो क्या है? लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा में अंतर होता है थोड़ा सा, वो समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैग्मा की। मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गलित चट्टानें हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। आंतरिक भागों में गलित चट्टानें, ठीक है, आंतरिक भागों में जो गलित चट्टानें होती है उन्हें क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं।
और लावा किसे कहते हैं, लावा की यदि बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग या पर ऊपरी सतह पर, किसकी, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो गलित चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो अंतर केवल इतना सा है कि ये पृथ्वी की जो मैग्मा है पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है और जो लावा है वो कहाँ पर होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है। जब यही गलित चट्टानें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आती है तो क्या कहलाती हैं, यहाँ पर लावा का रूप ले लेती हैं। इसके बाद बात करेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो ज्वालामुखी के वर्गीकरण को यदि देखा जाए तो इसे दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो आधार है वो है उद्गार की तीव्रता के आधार पर। और दूसरा जो है वो है सक्रियता के आधार पर। तो दो आधारों में इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उद्गार की तीव्रता के आधार पर और सक्रियता के आधार पर। उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसके बाद वेसुवियस, इसके बाद स्ट्रोम्बोली, और जो चौथे क्रम का ज्वालामुखी होता है वो कौन सा होता है, हवाईयन तुल्य। इस प्रकार से चार प्रकार के ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, चार प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इनकी तीव्रता कैसी है, घटते क्रम में, घटते क्रम में यहाँ पर तीव्रता की हमने बात की है। सक्रियता के आधार पर देखें तो सक्रियता के आधार पर भी ज्वालामुखी तीन प्रकार की, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त, या प्रसुप्त, या इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये एक्टिव वोल्केनो, ये एक्सटिंक्ट, सुषुप्त या प्रसुप्त, और तीसरे क्रम में मृत या डेड ज्वालामुखी। तो सबकी चर्चा एक एक करके डिटेल में यहां पर करेंगे। उद्गार की तीव्रता के आधार पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये जो कीनोट्स यहां पर हम बना रहे हैं वो भी आप बना सकते हैं। कीनोट्स के माध्यम से बहुत जल्दी याद होता है, कोई भी चीज हो यहाँ पर कीनोट्स के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर याद जल्दी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है, ये जो नाम दिया गया है पीलियन, ये एक ज्वालामुखी के नाम पर दिया गया है जो एक स्थान है। पीलियन क्या है, एक स्थान है जिसके नाम पर इस ज्वालामुखी को दिया गया है। इसके पहले चित्र की हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, ये आंतरिक भागों में क्या है, लावा, सॉरी मैग्मा, और ये बाह्य भाग पर क्या है, यहाँ पर शंकु का निर्माण हो चुका है। ये तप्त मैग्मा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें वो कैसा ज्वालामुखी है, एक अम्लीय ज्वालामुखी है, अम्लीय ज्वालामुखी है। अब लावा के भी दो प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था थोड़ा सा। लावा के भी दो प्रकार होते हैं, एक अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा। अम्लीय लावा किसे कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका क्या है, तत्व है, सिलिका की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो या सर्वाधिक हो। क्षारीय लावा जिसे कहते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय लावा कहते हैं। तो ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या है, एक अम्लीय लावा है। अम्लीय लावा कहने से तात्पर्य यहाँ पर जो मैग्मा है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है। कितनी है,
सिलिका की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। जब यही सिलिका मैग्मा के लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आती है, चूंकि अम्लीय ज्वालामुखी है, अम्लीय ज्वालामुखी का एक गुण और बता देता हूं, यहाँ पर ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ये कौन सा? अम्लीय लावा। अब गाढ़ा होने के कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग पर विस्फोट करने का प्रयास यहाँ पर करता है। इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, कठिन नहीं है लेकिन सरल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये ऊपरी भाग यहाँ पर मान लीजिए अभी पृथ्वी की सतह है और ये अभी बंद है। सिलिका की मात्रा यहाँ पर अधिक है, गाढ़ा है, चिपचिपा है, ऊपरी भाग पर आने का यहाँ पर प्रयास करेगा, तो अत्यधिक वेग से यहाँ पर आता है और क्या करता है? यहाँ पर दबाव बना देता है। क्या बना देता है? दबाव बना देता है, जिसके कारण जो विस्फोट होता है वो तीव्र विस्फोट होता है। तो इस ज्वालामुखी का एक गुण और मिल गया आपको, तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी है ये। तो अम्लीय पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कैसे हैं? अम्लीय ज्वालामुखी हैं और अत्यधिक विस्फोटक या तीव्र विस्फोट यहाँ पर करते हैं। साथ ही तीव्र विस्फोट करने के साथ जो लावा बाहर निकलता है वो धीरे धीरे जमता है, ऊपरी सतह पर कैसा? धीरे धीरे जमता है और शंकु का निर्माण करता है। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी जो भाग पर ज्वालामुखी के आसपास लावा के जमा होने से एक शंकु बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु इसे कहते हैं, जो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या होता है? अम्लीय लावा होने के कारण, गाढ़ा होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण धीरे धीरे जमता है और ऊंचे शंकु का निर्माण यहाँ पर करता है। कैसे शंकु का निर्माण करता है? ऊंचे शंकु का निर्माण ये ज्वालामुखी करता है। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता यानी कि आप जो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? ये एक प्रकार से अम्लीय ज्वालामुखी है जिसमें आंतरिक भाग में तीव्र विस्फोट होता है सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, और यहाँ पर लावा के माध्यम से ऊंचे ऊंचे शंकु इस ज्वालामुखी में बनते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें यहाँ पर उदाहरण की, तो कैस्पियन सी यानी कि यहाँ पर कैस्पियन सागर के मॉर्टेनिक द्वीप, कैस्पियन सागर के मॉर्टेनिक द्वीप, मॉर्टेनिक एक द्वीप है कैस्पियन सागर में, वहां पर स्थित पीलियन ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी नाम, ये स्थल का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसे इस नाम से जाना भी जाता है। तो पीली ज्वालामुखी या पीलियन ज्वालामुखी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए जिसमें फिलीपींस में माउंट ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस का माउंट ताल ज्वालामुखी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे क्रम में यहाँ पर क्राकाताव ज्वालामुखी भी किसका उदाहरण है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी की। नेक्स्ट कौन सा हमारा? विसुवियस ज्वालामुखी। चलिए बात करते हैं इसकी। विसुवियस तुल्य या वोल्केनो तुल्य, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी होता है, लेकिन वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी इसका नाम भी यहाँ पर है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की यदि थोड़ी सी चर्चा करें तो इसमें अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का लावा देखने को मिल जाता है। दोनों प्रकार का लावा देखने को मिलता है, इसलिए इसके शंकु क्या कम ऊंचे बनते हैं। कम ऊंचे क्यों बनेंगे? इसके पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षाकृत कम क्यों बनेंगे? यहाँ पर ज्वालामुखी क्षारीय है, इसलिए जल्दी यहाँ पर बहेगा, यानी कि थोड़ा कम गाढ़ा होगा, कम चिपचिपा होगा, इसलिए जल्दी बहेगा और ज्वालामुखी की यहाँ पर ऊपरी सतह पर बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा, इसलिए कम ऊंचे शंकु बनाएगा। साथ ही इसकी और यदि विशेषताओं की यहाँ पर बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है,
सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत किसके, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की कम होती है। तो इस प्रकार से वेसुवियस ज्वालामुखी, इसके चित्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से उस पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के से अपेक्षाकृत कम यहाँ पर शंकु का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ये और आंतरिक भाग से क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के मेग्मा का उद्गार यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही ये जो ज्वालामुखी है, ये इसमें भी क्या होता है, अपेक्षाकृत तीव्र विस्फोट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इतने पॉइंट्स आप याद रखें। इन्हीं पॉइंट्स को क्या करना है, आपको शब्दों की माला में पिरो देना है और आपका पूरा आंसर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। MBPSC मेंस में यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रयास कर सकते हैं आप। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरे क्रम में कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पर, स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इसकी चर्चा करें तो इसमें अम्लीय और क्षारीय इन ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण किया गया वो तीव्रता के आधार पर तो किया ही गया है, साथ ही इनमें अम्लीय क्षारीय लावा के संगठन के ऊपर भी किया गया है। तो अम्लीय क्षारीय होता है, साथ ही कम विस्फोटक है। कम विस्फोटक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अधिक क्षारीय है और कम अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय तो है ही, क्षारीय अधिक है। कम विस्फोट होते हैं, कम विस्फोट क्यों होते हैं, क्योंकि दबाव इतना बन नहीं पाता और जो लावा है वो क्षारीय है। ठीक है, इस प्रकार से शंकु का निर्माण कम होता है, यानी कम ऊंचे शंकु यहाँ पर बनते हैं। इसके रफ डायग्राम की यदि बात करें तो इस प्रकार से बहुत कम ऊंचा शंकु आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर उद्गार होते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इसकी उदाहरण की यदि बात करें, सॉरी वेसुवियस के उदाहरण भी यहाँ पर रहेगा, तो इसको साथ ही कवर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को सबको साथ ही कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। चौथे क्रम का जो ज्वालामुखी है हवाईयन तुल्य। चलिए इसकी बात करते हैं। ये क्या है, अत्यधिक क्षारीय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, अत्यधिक क्षारीय। ज्वालामुखी नहीं है, अत्यधिक क्षारीय। अत्यधिक क्षारीय इसका क्या है, लावा या मैग्मा इसका अत्यधिक क्षारीय है। और क्या है, अत्यधिक कम ऊंचे शंकु बनाता है। अत्यधिक कम ऊंचे शंकु का निर्माण करता है। ठीक है, कम विस्फोटक, अत्यधिक कम विस्फोटक। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसके रफ डायग्राम की यदि बात करें तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा सा या बहुत ही कम ऊंचा शंकु आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से विस्फोटक तीव्रता घटते क्रम में, और साथ ही ज्वालामुखी भी यहाँ पर सबसे कम ऊंची ज्वालामुखी इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं सबके एग्जाम्पल की एक बार। पीलियन तुल्य का एग्जाम्पल हम दे चुके थे। इसके बाद बात करेंगे वेसुवियस के एग्जाम्पल की। वेसुवियस के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो यहां पर नेपल्स की खाड़ी में नेपल्स की खाड़ी का वेसुवियस ज्वालामुखी, नेपल्स की खाड़ी की का जो वेसुवियस ज्वालामुखी किसका उदाहरण है, वेसुवियस ज्वालामुखी का उदाहरण। नेपल्स की खाड़ी कहाँ पर है, इटली में। ये आप थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद हमने तीसरे क्रम में कौन सा देखा था, स्ट्रोम्बोली।
इसके एक आध एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं यहाँ पर। माउंट सोमा, ये भी कहाँ पर है, इटली का है। इस प्रकार से स्ट्रोम्बोली की बात यदि करें, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की, तो यहाँ पर लिपारी द्वीप का, लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप भी कहाँ पर है, इटली में है। इसके बाद यहाँ पर यदि बात करें तो माउंट एटना, इटली का एटना, इसको ऐसे याद रखें, इटली का एटना स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। अच्छा, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी के संबंध में एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को कह देते हैं। इटली के बाद इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की यदि चर्चा करें तो यहाँ पर हवाईयन द्वीप पर स्थित किलायुआ ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी, किलायुआ, किलायु नहीं, किलायुआ, किलायु ज्वालामुखी अलग है, किलायुआ ज्वालामुखी यहाँ पर अलग है। इलियामना ज्वालामुखी, इलियामना ज्वालामुखी भी किसका उदाहरण है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का एक अच्छा उदाहरण है। इसको आप लिख सकते हैं, साथ ही एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कि माउंट सोमा कौन सा ज्वालामुखी है। इसके बाद वेसुवियस, नेपल्स की खाड़ी, ये सब एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले वर्गीकरण की। अगला वर्गीकरण हमने किस में किया था, सक्रियता के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर हमने पहले कौन सा ज्वालामुखी देखा था, सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, इसी बात कर लेते हैं, आप सुन लीजिए इसी बात। सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें लगातार उद्गार होते रहते हैं, समय समय पर लगातार उद्गार यहाँ पर होते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनोस। तो लगातार उद्गार यहाँ पर होते रहते हैं इनमें, साथ ही यहाँ पर सक्रिय बने रहते हैं। विश्व स्तर पर वर्तमान में 500 से अधिक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। सक्रिय ज्वालामुखी की एग्जाम्पल की यदि बात करें तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर, इक्वेडोर का कौन सा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कैसा उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एटना, बेरिंग भी एक ज्वालामुखी है, बेरिंग ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, अंडमान में। इसके बाद आप देख सकते हैं एटना, जो इटली की अभी बात की थी, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस ज्वालामुखी भी कौन सा ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को। सेकंड बात करेंगे सुषुप्त या प्रसुप्त। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, यहाँ पर इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी ने कहते हैं। ठीक है, सुषुप्त या प्रसुप्त के उदाहरण आप देख सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वेसुवियस इटली का, इसके बाद और एग्जाम्पल में क्राकाताओ, क्राकाताओ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी है, जापान का, तो इसको भी आप याद रखें। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी जो कि सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तीसरे क्रम में मृत ज्वालामुखी, इसकी चर्चा यदि करें, मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से
कोई भी ज्वालामुखी उद्गार देखने को नहीं मिला है और ना ही आगे ज्वालामुखी उद्गार होने की कोई संभावना है। उसे हम क्या कह देते हैं, मृत ज्वालामुखी कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मृत, अच्छा इसका दूसरा नाम कौन सा है, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। किलिमंजारो, ये कहाँ का ज्वालामुखी, तंजानिया का। तो किलिमंजारो को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चिम्बारेंजो, देमबंद, ये सब ज्वालामुखी किसके उदाहरण है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। पीडीएफ में आपको इसके और एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही मैं कुछ और ज्वालामुखी के एग्जाम्पल पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो सेगमेंट में इस वर्गीकरण को हम देख चुके हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे और सारे ज्वालामुखी के बारे में, यानी कि और जो हम रह गए हैं किसके अंतर्गत क्या क्या रह चुका है। यहाँ पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसके बाद ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस पार्ट को भी जरूर देखिए। साथ ही वितरण को तीसरी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।